हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के धमाकेदार क्लास में लेकर आई हूँ मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यह टारगेट 2026 टॉपर के लिए है। जो 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज मैं आपको पहला चैप्टर का पूरा नोट्स करवाऊंगी और अच्छे से आपको देखना है वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन है। मानव एवं प्रकृति के अध्ययन के रूप में भूगोल को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है जो निम्न है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है जैसे जलवायु, मृदा, वनस्पति, पर्वत, पठार आदि। ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी में भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव गतिविधियों का भी अध्ययन किया जाता है। समस्त मानवीय गतिविधियां भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। अन्य शब्दों में मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल की कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा: मानव भूगोल मानव समाज और धरातल का संश्लेषित अध्ययन है। रेडजल की शिष्या का नाम था एलन सी सैंपल, या आप इसे कुमारी सैंपल भी कह सकते हैं। एलन सी सैंपल द्वारा दिया गया मानव भूगोल की परिभाषा: मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मनुष्य भूतल की उपज है। किसने कहा? एलन सी सैंपल ने। सैंपल कहाँ की थी? तो वह अमेरिका की निवासी थी। विडाल डी ला ब्लास द्वारा दिया गया मानव भूगोल की परिभाषा: हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। विडाल डी ला ब्लास फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे जिन्हें संभववाद का जनक कहा जाता है। आपको इन परिभाषाओं को याद रखना है क्योंकि यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और किसने कौन सा परिभाषा दिया है इसको भी याद रखना है। और ये कहाँ के निवासी थे इसको भी याद रखना है क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैंने टैग किया है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लुसियन फेव्रे ने किया था। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है जो जर्मनी के निवासी थे। एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक रेडजल को कहा जाता है। जियोग्राफी जेनरालिस के लेखक वारेनियस को कहा जाता है और आधुनिक भूगोल के जनक रेडजल को कहा जाता है। नेक्स्ट है निश्चयवाद के जनक रेडजल को कहा जाता है और नव निश्चयवाद के जनक ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के निवासी भी कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है रुको और जाओ, जिसमें उन्होंने यातायात ट्रैफिक पुलिस की तुलना की थी। दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आपको यह सिर्फ पढ़ना है और अच्छे से समझना है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह अपने आप ही याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। डार्विन ने 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक में जीव के विकास का वर्णन किया जिसमें जीवों के विकास पर पर्यावरण के प्रभाव का उल्लेख किया गया। दूसरा है 1881 में बकल नामक भूगोलवेत्ता ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक में मानव के विकास पर पर्यावरण के प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया। ये दो लाइंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। डार्विन ने कौन सा पुस्तक में कहा था? ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। और 1881 में बकल ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक में कहा था। तो आपको ये दोनों पुस्तकों का नाम और किसने कहा था इसको याद रखना है। और एक है एलन सी सैंपल ने इन्फ्लुएंस्ड ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। हंटिंगटन के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। तो एलन सी सैंपल किसकी शिष्या थी? तो रेडजल की शिष्या थी एलन सी सैंपल। मानव भूगोल के प्रमुख विचारधाराएं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीन: पर्यावरणीय निश्चयवाद जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म, दूसरा है संभववाद पॉसिबिलिज्म और तीसरा है नव निश्चयवाद न्यू डिटर्मिनिज्म। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म को। प्राचीन काल से प्रकृति की शक्तियों व मानव के बीच परस्पर होने वाली क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है।
इसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव को गौण माना जाता है। इसका विकास भूगोल के अध्ययन के प्रारंभ से माना जाता है। प्राचीन भूगोलवेत्ताओं ने भी मानव के विकास को प्रकृति के अनुसार ही माना है, अर्थात मानव की समस्त गतिविधियां पर्यावरण द्वारा नियंत्रित की जाती है। यहाँ पर गौण मतलब होता है दूसरा स्थान। वर्तमान में निश्चयवाद की संभावना को विकसित करने का श्रेय फ्रेडरिक रेटजल को दिया जाता है। रेटजल जर्मनी के निवासी हैं। अब हम देखेंगे संभववाद पॉसिबिलिज्म को। निश्चयवाद के विचारधारा के विरोध में एक नई विचारधारा का विकास फ्रांस में हुआ। इस विचारधारा में मानव प्रकृति का दास है की धारणा को समाप्त किया। इसके अनुसार मानव प्रकृति के तत्वों से अपने लिए संसाधन चुनने और विकास करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात मानव निष्क्रिय नहीं है बल्कि प्रत्येक गतिविधियों में इसकी सक्रिय भूमिका है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख लुसियन फेब्रे ने किया तथा इस विचारधारा का विकास विडाल डी ला ब्लास ने किया। इसीलिए विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का जनक कहा जाता है। यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? लुसियन फेब्रे ने। और इस विचारधारा का विकास जो किया था वह विडाल डी ला ब्लास ने किया था। इसीलिए विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का जनक कहा जाता है। जीन ब्रून्स एवं डिमांजिया संभववाद के प्रमुख भूगोलवेत्ता है। अब हम देखेंगे नवनिश्चयवाद न्यू डिटर्मिनिज्म को। निश्चयवाद एवं संभववाद के विचारधाराओं के बीच उत्पन्न हुए विरोधाभासों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक नई विचारधारा का विकास प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने किया, जिसे नवनिश्चयवाद कहा जाता है। इसका प्रमुख सिद्धांत रूको और जाओ था। इन्होंने मानव और प्रकृति के संबंधों को यात्रा नियंत्रण पुलिस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। भूगोल का विषय क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। मानव भूगोल मानव तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इसमें मानव जीवन के सभी तत्वों के साथ घटने वाली घटनाओं की व्याख्या होती है। मानव जीवन के सभी तत्वों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के साथ उपक्षेत्रों में बांटकर किया जाता है। अतः मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान के संबंध में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मानव भूगोल के मुख्य भाग सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, बस्ती भूगोल, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, ये सभी मानव भूगोल के मुख्य भाग हैं। यह कुछ मानव भूगोल के इम्पोर्टेंट विचारधाराएं हैं जिसे आपको याद रखना है। पहला है कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा का उद्भव 1960-70 के दशक में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की सामाजिक कल्याण के पक्षों जैसे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना था। दूसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा का समर्थन D.M. स्मिथ ने किया। इन्होंने भूगोल में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव धर्म एवं प्रजाति पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया। तीसरा है अमूलवादी विचारधारा। यह समकालीन मानव भूगोल की एक नवीनतम शाखा है जिसे उग्र सुधारवाद, समाजवादी एवं अतिवाद का नाम दिया गया। इसका मूल सिद्धांत निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। चौथा है प्रत्यक्षवाद। इसमें भौगोलिक प्रतिरूपों का अध्ययन के साथ गणितीय नियमों का प्रयोग करके विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मात्रात्मक नियमों का प्रयोग किया गया। इसके प्रमुख समर्थक विलियम बंग एवं डेविड हार्वे थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है इन चारों को। उसके बाद है मानव भूगोल की क्रमिक अवस्थाएं। इधर लिखा है समयावधि और इधर लिखा है उपागम। प्रारंभिक उपनिवेश युग में है उपनिवेशन और विवरण। उत्तर उपनिवेश युग में है प्रादेशिक विश्लेषण। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक में है क्षेत्रीय विभेदन। 1970 के दशक में है मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। 1990 के दशक में है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद और 1950 से 60 के दशक में अंतर तक है स्थानीय संगठन। आपको कलर वाइज देखना है और ये इम्पोर्टेंट भी है तो आपको इसको याद भी रखना है। यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करें। मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था में था। आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित थे। वह प्रकृति की पूजा करते थे और इसकी प्रचंडता से डरते थे। अधिक वर्षा होने पर वह इसे ईश्वर का प्रकोप मानते थे और बिजली चमकने पर ईश्वर का नाराज होना मानते थे। वह प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली, बल पूज्य तथा सत्कार योग्य मानते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि आदिम मानव समाज का प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास का स्तर भी आदिम थी। मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित था। इस प्रकार मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है।
प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या करें। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मानव पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को अच्छी तरह समझने लगा। आदिम मानव धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक विकास भी किया। आज का मानव इतना विकसित हो गया है कि वह गर्मी, सर्दी तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों को बनाया। अब वह कठिन काम को सरल बनाने के लिए भी मशीन का प्रयोग करता है। पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को प्राप्त कर अनेक संभावनाओं को जन्म देता है। इन संभावनाओं का स्वामी होने के कारण इसका विभिन्न रूपों में उपयोग करता है। इस प्रकार मानव अपनी छाप पर्यावरण में छोड़ता जाता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए तथा प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या करें। इस प्रकार क्वेश्चन है, तो मैंने इसको अलग अलग करके आपको बताया है जिसे आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो दोनों को आपको एक साथ ही लिख देना है। तो 10 मिनट में यह पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको सेकंड चैप्टर का नोट्स भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।